प्रज्ञा जी जी की जी आवाज नहीं आ जी। रही, लेकिन मैं आगे बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं जिस हिसाब से कहना चाह रहा था, आपने कहा कि यादव गुंडा हो जाएगा या इनमें गुंडे नहीं है। एक चीज नहीं, मैंने मैंने जो नहीं कहा। लोग जो नहीं डर नहीं, दिखा रहे हैं, मैं मैंने नहीं मैं कहा। इस मैं सर इसी उस पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये हाँ। चीज मैंने बहुत 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 ज्यादा महसूस की और लोगों के बीच मैं गया भी। मैं किस्सा बताता हम्म। हूँ, मैं किस्सा जी। बताता हूँ। प्रज्ञा जी जैसे लोगों के इंटरव्यू ले रही होती हैं, अब अपन लोग इधर उधर रहते हैं, गाड़ी पर रहते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं, तो लोग आकर पूछते हैं कि आप जो है प्रज्ञा जी की टीम से हैं, आप लोग, हम 5-6 लोग रहते हैं, तो बताते हैं हाँ ठीक है प्रज्ञा जी की टीम से हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है नाम, आपका नाम क्या है? तो दूसरे जवाब में बताते हैं नाम, हमारा नाम भरत है। फिर दूसरा सवाल होता है भरत के आगे क्या है? तो हमने एक आध जगह होता है। भरत यादव यादव बोल के परिणाम लेने लेने चाहे। फिर 2-4 जगह हमने भरत मिश्रा बोला कि हमारा नाम भरत मिश्रा है। तो जैसे दुबे ही बोल रहे थे आप। दुबे भी बोल सकते थे। जी 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 आगे जी दुबे जी बोलिएगा। जी। आप और तो अपने जैसे आप ही को ही हमने मजबूत करने में लगे हैं सुशील जी बस। नहीं नहीं, मैं जैसे ही मैंने बताया कि मेरा नाम भरत मिश्रा है, वैसे ही कई ऐसे उदाहरण हैं जहां जिन लोगों ने, अच्छा वो दलित समुदाय से आते थे या फिर वाल्मीकि समुदाय से आते थे या कुछ सफाई करने वाले उनमें से लोग थे, जिन्होंने छूटते ही ये कहा कि योगी जी की सरकार आनी चाहिए या भैया हम तो बीजेपी में ही जाएंगे। कई ऐसे लोग थे जो कैमरे पर नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन बोलना चाहते थे, मन की बात उन्होंने कही। उन्होंने हम तो बीजेपी में जाना चाहते हैं और बीजेपी को ही वोट करेंगे, क्योंकि अगर यादवों की सरकार आ गई, वो बात जो मैंने शुरू में कही थी, वो बात इसी से जुड़ी हुई कही थी कि अगर यादवों की सरकार आ गई तो फिर से ऐसा होगा और फिर से वैसा होगा, यादव ऐसे हैं, यादव वैसे हैं। अब यहीं पर आ जाइए कि अगर आप मायावती जी की अगर सरकार होती है, ठीक है, तो बहुत आसानी से आदमी खड़े होकर ये बात नहीं कहता है कि अगर फलानी जाति की सरकार आ गई तो वो ऐसा कर देंगी, ठीक है, आदमी कहने में बचता है। वहीं पर योगी जी की सरकार है, योगी जी ने तो खुद माना कि भाई हम जो है ठाकुर जाति में जन्म लेना कोई कोई बुराई नहीं है, हम ठाकुर गर्व की जाति में राजपूत, बात है, उन्होंने गर्व की बात। राजपूतों। हाँ, राजपूतों में जन्म लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम राजनीति करते हैं राजपूतों की, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो दूसरी बात, यादवों में कोई ये कहने वाला नहीं है कि हम यादवों की राजनीति करते हैं, हमको इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्या आपने सुना कभी किसी यादव बड़े नेता से कि हम यादवों की राजनीति करते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है? आप ये देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी यादवों के जो सबसे बड़े नेता है, अगर उनसे सवाल कभी ये हो जाता है कि यादवों ने ऐसा कर दिया, तो वो बचते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाली दे दी गई हो, ऐसा लगता है कि जैसे यादव का नाम ले लिया है तो वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं या मैं वैसा नहीं हूं। और दूसरी चीज भी मैं आपको बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश में जो आप कह रहे हैं भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं या जो भी है, तो उनके इर्द गिर्द यादवों का कितना बहुत बड़ा सम्मान है या उनके इर्द गिर्द यादवों की संख्या कितनी है, आप उंगली पर गिन के बता सकते हैं? दो। एक तो नेता है नहीं उनको आप ऑफिसर कह सकते हैं या उनको सैलरी बेस्ड आदमी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो जो नेता है उनका नाम है सुनील सिंह साजन। तीसरा आदमी आप बता दीजिए कि कौन है यादवों का बड़ा नेता। तो यादवों की जो राजनीति करते हैं, ये चीज मैंने पूरे बुंदेलखंड में महसूस की। ये चीज मैंने पूर्वांचल में भी महसूस की कि यादवों को डिफेंड करने के लिए कोई नहीं है। आप ये बताइए कि 5 साल में यादवों ने कौन से बड़े बड़े कांड कर डाले हैं? आप यादवों के बड़े नेता क्यों यादवों के लिए इमेज नहीं बना पाते हैं कि यादवों ने कौन सा गुनाह किया, किसको मारा, किसको पीटा, किसका बलात्कार किया 5 साल में? आप बताइए। हम तो आपको दूसरी जातियों के माफियाओं के नाम हम आपको उंगली पर गिना सकते हैं, लेकिन क्या सर यादवों के बड़े नेताओं ने ये प्रोजेक्ट किया कि नहीं? यादवों ने ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं। यादवों का नाम आते ही पीछे हट जाते हैं कि नहीं मैं यादव हूं इसलिए ऐसा करें। यादव तो गाली हो गई भाई, यादव तो आगे बढ़ के कोई नेता डिफेंड नहीं करना नहीं चाहता, बचाना ही नहीं चाहता, केवल डीपी यादव को केवल डीपी यादव को छोड़ दिया जाए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। केवल डीपी यादव को छोड़ दिया जाए, एक भी यादव नाम का बता दो हमको। बाहुबली, आप गोरखपुर से चलिए, देवरिया से, हम नाम गिनाते चलेंगे आपको। शाही, तिवारी जी, अतीक जी, फला जी, मुख्तार जी, यहाँ पर आके जो है वो ये जो मेरठ में ठाकुर, जाट, अरे एक यादव डीपी यादव। और मैं आपको ये बता दूं, मुझे इस बात से सख्त नफरत है,
मुझे इस बात से सख्त नफरत है। यादव को जो टारगेट किया जा रहा है, पिछली बार 4 बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, कितना प्रदेश को रजिस्ट्री करा ली प्रदेश की। 5वीं बार अखिलेश यादव बने हैं, कितना प्रदेश की रजिस्ट्री करा ली मुसलमान और यादव ने मिलकर। क्या परसेप्शन बनाते हैं लोग, बेवजह की बात करते हैं सब। इसी बात को मैं यही लड़ाई बन रहा हूँ, यही लड़ाई लड़ रहा हूँ। अखिलेश जी ने गलती करी, अखिलेश जी बात अगर सुन रहे हो आज इस चैनल को, तो अखिलेश जी आपकी ये गलती कतई नहीं करेंगे। और आपकी अखिलेश जी ने गलती नहीं करी, इसीलिए हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। अखिलेश जी ने आपकी मुसलमान टिकट, हिंदू टिकट, यादव टिकट बड़े सोच समझ टिकट दिए हैं। वरना पहले आजम खां होते थे, ओवैसी होते थे, आजम ने जहां एक ललकार दी तहां हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया। अब क्यों किस्सा ही खत्म कर दिया अखिलेश जी ने। वो अखिलेश जी समझदार हो चुके हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, इसीलिए वो लड़ रहे हैं चुनाव। भरत जी, अखिलेश यादव जी इसीलिए अच्छा सुशील दुबे जी, एक बात का जिक्र जो भरत जी ने किया, मैं अपनी बात ठीक है, गाय भैंसों का देवता अहीर यादव, गाय भैंसों का देवता अहीर यादव, उसको गुंडा कह देते हैं लोग इतने आसानी से कि वो आ जाएंगे तो गुंडा राज हो जाएगा। यादव को ऐसे कैसे गुंडा कोई कह देगा भाई। बचिया, एक चीज है, बछड़ा, गाय भैंस बैल, ये तो गाय खाली सेवा करते फर्जी वाली। यादव अहीर तो अहीर भी होता है, कवरिया भी होते, कई जातियां हैं। ये लोग तो जान मानते हैं, अपनी सांस मानते हैं। गाय, बछड़ा, बैल, जितने जानवर होते हैं घर में पलते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा सर, मैं कह रहा हूँ सुशील जी, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, किसी एक वर्ग को आप कैसे गुंडा बना देंगे तुरंत वोट के नाम पे। सर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप शायद समझे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मैं समझ रहा हूँ, बीजेपी एक तरफ से ये कहती है, बड़े नेता मुख्यमंत्री या बड़े नेता ये कहते हैं कि इनकी सरकार आ गई, मींस की यादवों की सरकार आ गई तो आतंक होगा। ठीक, मान लीजिए, ये तो पॉलिटिक्स है सर, सुनिएगा, ये पॉलिटिक्स है सर। अगर एक तरफ से कहा गया तो क्या दूसरी तरफ से इसका बचाव नहीं किया जाना चाहिए कि नहीं, कहां यादवों ने क्या आतंक कर दिया? क्या आपने कभी सुना कि इसका कभी बचाव किया गया या कभी डिफेंड किया गया? मैंने बुंदेलखंड में कई लोगों से ऐसे बात की, तो कई यादवों से भी बात की, उन्होंने अपने दिल का दर्द ये बताया कि भाई साहब, अब जिनके हाथ में शासन सत्ता या पार्टी, जिन लोगों के भी हाथ में है समाजवादी पार्टी, वो ये समझते हैं कि यादव तो आएगा ही आएगा, यादव जाएगा कहाँ? यादव तो आएगा ही। और यादवों को मुलायम सिंह जी के साथ में आने वाला दहेज समझा गया है कि मुलायम सिंह जी के साथ में आया यादव, अब वो दहेज है, वो घर में पड़ा रहेगा, वो जाएगा। ये दहेज और ब्राह्मण बीजेपी के साथ जा रहा है, दहेज नहीं है। अगर ब्राह्मण बीजेपी के साथ जा रहा है तो दहेज नहीं है। अगर जमात दलित मायावती के साथ जा रहा है तो वो दहेज नहीं है। कांग्रेस के साथ दलित, मुसलमान और ब्राह्मण रहता था तो कोई दहेज नहीं थी। खाली यादव को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल भरत जी बता दूं, ये चीज सर लोगों के और दहेज एक प्रथा है, दहेज एक हिंदू धर्म की प्रथा है, दहेज एक हिंदू धर्म की प्रथा है, उसको कैसे आप कर देंगे? सुशील दुबे जी रुक जाइए, विषयांतर नहीं होना चाहिए, हमें आज के मुद्दे पर एकदम देखिए पुलवामा के नाम पे, करोना के नाम पे, पलायन के नाम पे बात कर लूं, फिर आप अपनी बात करेगा। सुशील दुबे जी, आपसे मैं अभी तफसील से बात करूंगी। शैलेश सर भी इंतजार कर रहे हैं, शैलेश जी का नेटवर्क गड़बड़ हो गया, इसलिए वो चले गए हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बातचीत शैलेश जी छोड़ दिए, मिस कर दिए, मुझे इस बात का दुख है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है आज, पता नहीं क्यों भरा आपकी आवाज, शैलेश जी की बड़ी कम आ रही है आवाज। अब आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज आ रही है सुशील दुबे जी? हाँ, आप कुछ आप थोड़ा सा, हाँ वो अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अच्छा ठीक है, मेरी आवाज आती रहनी चाहिए आप लोगों तक, ये जरूरी चीज है। अच्छा सुशील दुबे जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जो बात अभी भरत जी ने जिसका जो जिक्र किया है, इस वक्त का बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। क्योंकि अगर आप एक तरह का इमेज बनाया जा रहा है, ये किसी जाति, फला जाति की बात नहीं है, किसी एक, मैं शैलेश सर से भी कहना चाहती हूँ, किसी एक सिंगल जाति की बात नहीं है कि फला जाति को टारगेट किया जा रहा है। बात ये है कि एक इमेज बनाई जा रही है कि यादव भरे बैठा है, अगर इनकी सरकार आ गई तो यादव जो है एकदम आतंक काट देगा। अगर फला पार्टी की सरकार आ गई तो यादव आतंक काट देगा। तो ये इमेज जो ब्रांडिंग, ये एक तरीके से जो एक फॉल्स इमेज ब्रांडिंग की जा रही है, बिना आंकड़ों के, बिना मुद्दों के, बिना बात के, तो ये क्यों किया जा रहा है? और इससे बीजेपी को अगर फायदा होगा तो किस तरह का फायदा होगा? बीजेपी के ये कितना बीजेपी के 50 से ज्यादा नेता, बड़े नेता इन्हीं यादव की पार्टी के यहाँ घुटने टेक करने गए हैं, जो यादव नहीं है। बीजेपी के 50 बड़े नेता जो हर जाति वर्ग धर्म के हैं,
कोई यादव के यहाँ जाके वहां घुटने टेके खरीदार बीडी मार्ग पे। अच्छा सुशील दुबे जी, तुम्हें डर मैं नहीं था इस यादव बारे में की शैलेश का? सर से बात करना चाहती हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए सुशील दुबे जी, मैं शैलेश सर के पास जा रही हूँ। चलिए सर, ये जो इस तरह की एक फॉल्स या हेट इमेज ब्रांडिंग जो की जा रही है एक जाति को लेकर के, वो क्यों की जा रही है और इससे किस तरह का फायदा मिलेगा? क्योंकि जब बीजेपी नहीं होती है, विपक्ष में बीजेपी होती है, पार्टी किसी और की होती है, सरकार में कोई और होता है, तब ये नहीं कहा जाता है कि ठाकुरों की सरकार आएगी तो ठाकुर ऐसा कर देंगे, या फिर अगर मायावती जी की सरकार होती है तो ये नहीं कहा जाता है कि अगर मायावती जी की सरकार आएगी तो फला जाति के लोग ऐसा कर देंगे। लेकिन ये जो इस वक्त पर एक माहौल बनाया जा रहा है, और क्योंकि तीसरे चरण में बुंदेलखंड से लेकर के यादव पट्टी तक कई जगह पर मैंने ये महसूस किया है जहां पर एक बात लोग लगातार कह रहे थे कि नहीं भैया, अगर यादवों को वोट दे दिया, भैया यादव सरकार को वोट दे दिया तो यादव भरे बैठे हैं, सारी जमीन कब्जा कर लेंगे और खून खच्चर हो जाएगा और न जाने कैसा आतंक हो जाएगा। तो ये चीज लोगों के दिमाग में कैसे जा रही है शैलेश सर, और इस तरह का जो जहर एक खेती की जा रही है जहर की, ये क्यों की जा रही है? इससे किस तरह का फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, बहुत सालों से स्थिति है कि जाति के आधार पर जो है लोगों को किसी न किसी तरह से जो है घेरने की कोशिश की जाए। 2019 के चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी को इतना घेरा गया मुसलमान कह करके कि उनको एक जनेऊ दिखाना पड़ा कि ये मैं जनेऊ है और मैं ब्राह्मण हूं और कश्मीरी ब्राह्मण हूं और ये मेरा गोत्र है। हालांकि मेरा मानना है कि राजनीतिक रूप से उन्होंने एक बड़ी गलती की, उनको दिखाने की जरूरत नहीं थी और उनको अपने स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। तो उसी तरह से अब यादवों को लेकर किया जा रहा है। यादव जो है एक बड़ा समुदाय है और ये बिहार, उत्तर प्रदेश में, काफी हद तक मध्य प्रदेश में काफी फैले हुए हैं और ये जो है पिछड़े वर्ग की जो इस इलाके में सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत जाति है। जब श्वेत क्रांति हुई तो उसके बाद चूंकि ये गाय पालने, भैंस पालने के काम में ही थे, तो सबसे ज्यादा फायदा इनको मिला। जैसे हरित क्रांति का बाकी किसानों को मिला, श्वेत क्रांति का इनको मिला और ये इनमें समृद्धि आई। ठीक है, जो समृद्ध होता है वो अपने आप को एसर्ट करता है। आर्थिक रूप से ये थोड़े मजबूत हुए बाकी पिछड़ों के मुकाबले। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ही हो गए। उसके बाद जब मंडल कमीशन आया तो आप ये पाते हैं कि ये जातियां जो है बिहार, उत्तर प्रदेश में, उधर लालू यादव और इधर मुलायम सिंह यादव, ये दोनों जो हैं बड़े नेता के रूप में उभरे। हालांकि सिर्फ यादवों के समर्थन से नहीं। मुलायम सिंह यादव की बात करूं तो उनके साथ जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, इतने तमाम एक गैलेक्सी दिखाई देती है। रेवती रमन सिंह और कई बड़े नेता जो हैं, जो ब्राह्मण भी थे, जो राम शरण दास गुर्जरों के बहुत बड़े नेता थे। तो इस तरह के लोग आए और उसी बिना पर जो समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। लेकिन मुलायम सिंह यादव को भी लगातार ये कहा गया कि वो यादवों के नेता हैं, यादवों की पार्टी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन बीच में मुझे एक बात याद आ गई है तो मैं बोल देता हूँ। योगी जी ने अपने उस इंटरव्यू में बड़े गर्व से कहा कि भगवान भी राजपूतों में जन्म लेते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ जो है 2-3 भगवान हैं, एक भगवान यादवों में जन्म ले चुके हैं, मालूम ही होगा, श्री कृष्ण। तो एक श्री राम जो है अगर राजपूतों में जन्मे थे तो श्री कृष्ण जो है यादवों के घर में जन्मे थे। तो ये एक समय पे बहुत मजबूत जाति हुआ करती थी। न जाने क्यों कैसे इसको पीछे धकेल दिया गया। अब की बार जो चुनाव है उसमें अखिलेश को घेरने की कोशिश इसीलिए की जा रही है कि जब बीजेपी को ये लग रहा है कि ये बढ़ रहे हैं तो आखिर उनको क्या कह के घेरा जाए, कैसे उनको किया जाए। यादव जो है बहुत मेहनती जाति है, वो गाय खुद पालते हैं, उनको अपर कास्ट की तरह नौकर चाकर से खेती नहीं कराते, खुद खेती करते हैं। ज्यादातर जगहों पर जो मेरे गांव के आसपास हैं उनको भी मैंने देखा है कि वो खुद करते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, उनकी भी देखभाल खुद करते हैं। सर, इसका 22 के चुनावों में किस तरह का असर देख रहे हैं आप, इस तरह की हेट ब्रांडिंग का? हेट ब्रांडिंग का बहुत थोड़ा सा असर पड़ेगा, क्योंकि जो ये चुनाव है ना, मैं इसको अब 3rd फेज होने जा रहा है तो मैं ये कह दूं
कि इस चुनाव में एक बीजेपी का समर्थक है और एक बीजेपी का विरोधी है, ठीक है। और बीजेपी का जो विरोधी है वो 2-3 जगह बंटने की जगह एक जगह जा रहा है। वो इस बार जो है बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस 3 जगह नहीं जा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि उसका बड़ा हिस्सा जो है वो समाजवादी पार्टी में जा रहा है। तो आप जितने मुद्दे उछालते रहो उनका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा शायद, मुझे लग रहा है। जी, तो हमारे साथ अशोक सर भी जुड़ गए हैं। सर कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। मैं सर यह जानना चाह रही हूँ कि आपके हिसाब से 16 जिलों की 59 सीटें क्या कहती हैं? आपका अनुमान क्या कहता है? तीसरे चरण में बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? सर्वप्रथम मैं तो प्रज्ञा माफी चाहता हूं, मैं बहुत लेट हो गया। और लेकिन मैंने जैसे ही ज्वाइन किया, जो शैलेंद्र जी बता रहे थे, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं, मैं उनको एंडोर्स करता हूं। मुझे लगता है कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि इस बार का जो चुनाव है 2022 का, ये चुनाव कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है। जनता स्वयं उतरी है इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार को वापस भेजने के लिए। इसीलिए क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि पिछले 5 साल में विपक्ष दलों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वापस बोला जाए कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन था इस प्रजातंत्र में। जनता भुगतती रही, जनता मरती रही, विपक्ष घर पे बैठा रहा। यहां तक कि अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ स्वयं बीजेपी के विधायक धरने पे बैठे। तो विरोधियों का काम तो बीजेपी के ही कुछ विधायकों ने किया। लेकिन कुल मिला के यदि पहले 2 फेज देखे तो मुझे ये 2 फेज के बाद ये तीसरा फेज भी 2 फेज के मोड़ पे ही जाते दिखाई देता है। तीसरा फेज तो वैसा भी एक यादवों के लिए सक्षम फेज था। पहले 2 फेज में यदि देखा जाए, हम तो जितनी सीटें थी, जैसा पहले फेज में 58 सीटें थी, उसमें से 53 बीजेपी के पास थी। तो उसमें समाजवादी, इसमें भी समाजवादी पार्टी के इसमें करीब करीब 49 सीटें पिछले 2017 में मिली है उनके पास। लेकिन उस तब यादवों के कुनबों में झगड़ा था, यादवों के परिवार में बहुत झगड़ा था। यहाँ कम से कम 8 से 9 जिले ऐसे हैं कि जो यादवों के से बहुत ज्यादा यादवों के कब्जे में हुआ करते थे एक जमाने में। लेकिन शिवपाल यादव जो कि संगठन देखते थे, शिवपाल जी का अलग जाना ताजा मामला था। अखिलेश पे ये आरोप थे कि अखिलेश किसकी सुनते नहीं। अखिलेश का तब तक अपने पूरे संगठन पे कब्जा हो नहीं पा रहा था, चुनाव बीच में था और सामने मोदी का झंझावत था, डबल इंजन की सरकार थी और एक नया गुजरात का मॉडल था। इस सब के इस आंधी के बीच में यहाँ फिर भी वो 8 सीटें मेंटेन कर पाए, जो पहले 2 फेज में यदि 2017 का रिकॉर्ड देखा तो बहुत खराब है इनका। तो यहाँ पे यदि 8 सीटें ये ले पाए तो मुझे इस बार लगता है कि क्योंकि यादवों का कुनबा एक हो गया और ये मनभेद ही नहीं, मुझे लगता है मतभेद तो खत्म हो गए, शायद मनभेद भी खत्म हो रहे हैं। क्योंकि शिवपाल जी ने कुछ अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि या किसी यादव कुनबे से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, एक अपर्णा यादव छोड़ के और कोई ऐसा यादव नहीं है कि जो ये कहे कि अखिलेश ने ये किया। स्वयं मुलायम सिंह जी उनके साथ है, मुलायम सिंह खुद पार्टी ऑफिस में जाके बोलते हैं कि मेरा आशीर्वाद है और इस बार पार्टी को जिताना है। तो यदि यादव कुनबा इकट्ठा हो जाता है, और जैसा कि शैलेंद्र जी बता रहे थे कि ये जो बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के फॉर है, लेकिन इस बार जो बीजेपी के साथ थे, पिछला मुझे लगता है कि इस एक क्षेत्र का ऐसा कोई इतिहास नहीं कि यहाँ बीजेपी का बहुत ज्यादा वोट होगा। फिर भी यदि 49 उनको सीटें मिली पिछली बार, तो इसलिए मिली क्योंकि एक विजन के साथ बीजेपी आई थी। इस बार बीजेपी आक्रामकता के साथ नहीं है, बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए आई है। बीजेपी 5 साल में क्या किया ये बताने के बजाय, मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी, इन्हें जिन्ना का नाम लिया, उसने कब्रिस्तान बोला, ये आएंगे तो मुसलमान हो जाएंगे सब, अब वो हमने इन गुंडों को मारा, हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक की, फिर मुसलमानों का राज होगा, फिर यादवों का राज होगा। बार बार आप यादवों को गाली दे रहे हो, बार बार यादवों को एक कु शासन से जोड़ रहे हो। आप एक तरफ आपको यादवों का वोट भी चाहिए, दूसरी तरफ आप यादवों को गाली भी दे रहे हो। तो ये यादव आते तो यादव का ये लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में चला जाएगा, लोग घर में घुस जाएंगे। लोगों ने ये देखा है कि अखिलेश में बदलाव आया है, और ये बदलाव अखिलेश के पिछले सरकार में आखिरी 1-1.5 साल में ये बदलाव लोगों ने देखा है। अखिलेश ने जब पूरा सरकार अपने हाथ में ले लिया, और उस जो शैडो थी, जो बार बार एक भतीजे के रूप में, पूरा मंत्रिमंडल उनका चाचा हो गया था, उनकी जो सेक्रेटरी थी वो उनकी चाची हो गई थी, सबके सामने बेचारे ढोक दे के परेशान थे। पहली बार पिछले 1.5 साल में, जब अंतिम 1.5 साल में जब उन्होंने एक मुख्यमंत्री बनने का प्रयास किया, कि पहले 3.5-4 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो सिंगल मुख्यमंत्री पे जब वो आए, तब उन्होंने जो काम किया वो लोग उस बात को भूले नहीं। और लोगों ने ये अखिलेश के खिलाफ मतदान नहीं था, पिछला मतदान ये मोदी के लिए पॉजिटिव मतदान था, ये एक गुजरात मॉडल के लिए पॉजिटिव था, डबल इंजन के लिए पॉजिटिव था, उस घोषणा पत्र के लिए पॉजिटिव था, जो घोषणा पत्र लागू करने में ये असफल हुए।
तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार वो जो बीजेपी का जो एक मत प्रतिशत इस क्षेत्र में, इस 59 सीटों में था, वो मत प्रतिशत भी एक लहर के साथ आया था। वो बीजेपी का हार्डकोर वोटर नहीं है, क्योंकि उसमें यदि बीजेपी का हार्डकोर वोटर दिखा तो यहाँ तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी ज्यादा उत्साही नहीं दिख रहे, क्योंकि कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हम किस मुंह से वोट मांगने जाएं, क्योंकि जब लोग पूछते कि आपने हमारे लिए क्या किया जब परेशानी में था, कोई बोलने की जगह नहीं।